So we are going to start the chapter 2 of electrostatic potential and capacitance, right? So here first, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, we are going to discuss what is the basic importance of electrostatic potential. और फिर इसका वापस से इंट्रो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। तो देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये वर्ड जो सुन रखा है वो बेसिक वर्ड है आपका क्या, पोटेंशियल। सो वो पोटेंशियल है क्या चीज? पोटेंशियल का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि यार आपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, यू कैन डू दैट, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू स्टडी। तो ऐसे इस पोटेंशियल वर्ड को अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से काम में लिया जाएगा। तो लेकिन अगर कहीं पे भी लिया जा रहा है तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट लेकर के जाए तो जो एनर्जी होती है उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक जगह ये भी आपने देखा था 11th ग्रेड के अंदर, ये भी एक कॉन्सेप्ट सुना था। तो हर जगह पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू वो किसी न किसी वर्क से रिलेटेड है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है, इस पर ग्रेविटी लगा रही है, फोर्स नीचे, तो मैं इस ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं और इसको एक ऊपर h हाइट तक लेकर के जा रहा हूं, तो इसके अंदर, और यहाँ पे रोक लिया, तो ये मैंने पूरा वर्क डन किया है किसके अगेंस्ट? यहाँ से जो ग्रेविटी लग रही थी उसके अगेंस्ट में इसको इतना ऊपर लेकर के गया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया। तो ये जो भी वर्क डन हुआ वो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर यहाँ अपना इसका जो फोर्स जिससे मैंने इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रखा था वो छोड़ूंगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से लूज होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ठीक इसी तरह से ये पोटेंशियल काम करता है, ठीक है। सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें जरूरत इसकी इसलिए पड़ी कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया, तो मैंने हर जगह बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड ही यूज किया है और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज करते हैं। लेकिन जब आप मुझे डिफरेंशिएट करना है इनके अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और वो उसमें, तो किस तरह से करूंगा? तो हम बोलेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने बोला कि अगर कोई सोर्स चार्ज है तो अपने चारों तरफ जो एक स्पेस, जो एक रीजन है जिसके अंदर वो किसी तरह की एक स्ट्रेंथ बना रहा है, उस स्ट्रेंथ को जिस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट था, वो फेनोमेनन था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू शो कर रहे थे वो, उसको हम जो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिक वर्ड है इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि ये जो भी फील्ड जनरेट हुई है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी, तो ये स्पेस जहां तक इसकी स्ट्रेंथ वर्क कर रही है उस रीजन को तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी काम में ली जा रही है उसमें से एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको बाय डिफॉल्ट सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाता है। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लिया, सपोर्ट लिया, जो खुद कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनदर रिप्रेजेंटेशन है जो स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाती है कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू, जिसका सिंबल रहेगा कैपिटल वी। ठीक है, जो इटालियन साइंटिस्ट था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ऐसे कुछ नाम था उसका, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा जो वोल्टेज वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उसी के बेस पर इसकी यूनिट और सिंबल डिफाइन किया गया है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। तो जब तक हम बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, उसको हम ई वेक्टर से बोलते हैं। और ये कंफ्यूजन यहाँ पे होता ही नहीं है, यहाँ पे वर्ड ही अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए मैथमेटिकली जब भी फॉर्मूले वाइज चल रहे होते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक तो हुआ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दूसरी रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए, स्केलर रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, वर्क कैसे करता है या इसका और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे भी पोटेंशियल होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल आप बोलना चाह रहे हो, आप ही का पोटेंशियल की बात करूं कि आप में कितना पोटेंशियल है, या आप अपने पास वाले के लिए कहें कि उसमें इतना पोटेंशियल है, तो क्या मतलब है कि वो कितने अच्छे से कोई काम कर सकता है, व्हाट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क बाय द पर्सन, वो उसका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल किस चीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक चीज में क्या चीज आती है, चार्ज। इसका मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो चार्ज को परफॉर्म कराए, तो चार्ज को क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। यानी कि किसी के अंदर कितना चार्ज कंटेंट है वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। और पोटेंशियल सिंपली रिलेटेड है आपकी एबिलिटी, और आपकी एबिलिटी का मतलब है आपकी एनर्जी। आप खाना खा रहे हो तो आपके अंदर अच्छी खासी एनर्जी, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर काम करने की, जनरल वर्क करने की अच्छी खासी एबिलिटी। तो वो एबिलिटी कहां से आ रही है, जब आप अपने एनर्जी इनहेरिट कर रहे हो। और एनर्जी इनहेरिट कैसे कर रहे हैं, बाय टेकिंग फूड, इनटेक फूड। आप फूड ले रहे हो, ग्लूकोज पी रहे हो, तो वो सब आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो नेसेसरी एनर्जी बाय विच यू कैन परफॉर्म सम वर्क, बाय विच यू कैन मूव, बाय विच यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर हुई हुई है, तो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है ग्लूकोज की फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होगी, क्यू, चार्ज की फॉर्म। तो एक के अंदर भी चार्ज हमने फिल कर रखा है, आपका इसको Q1 Q2 लो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, Q Q Q ऐसे बहुत सारे चार्ज इसके अंदर रख दिए। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो आप इसको ये मानो कि आप ही और ये आप ही का स्ट्रक्चर है, और आप ही के अंदर ये ग्लूकोज एनर्जी, और एक दूसरा पर्सन है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल यहां पर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में चार्जेस इस तरह से स्टोर है। तो क्लियरली आप सब बता सकते हैं मुझे बिल्कुल कॉमन सेंस के बेस पर कि किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कौन ज्यादा अच्छे से कोई किसी काम को परफॉर्म कर पाएगा, ए या बी? ए। तो यही बिल्कुल यही इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसी को दिखाने के लिए शो करूं तो आप इसको फिर से कंपेयर कर सकते हो किससे, एक वाटर लेवल टैंक के एग्जांपल से। यानी कि अगर दो वाटर टैंक ले लें बिल्कुल सेम आइडेंटिकल शेप एंड साइज के, लेकिन एक के अंदर वाटर यहां तक फिल हो और दूसरे के अंदर वाटर यहां तक फिल हो, और अगर उन दोनों को ज्वाइन कर दें किसी पाइप के थ्रू, लेट्स सपोज बॉटम से ज्वाइन कर दिया मैंने पाइप के थ्रू, तो क्या होगा सर, बिल्कुल बताइए, आराम से सबको पता है, व्हाट विल हैपन, ए टू बी फ्लो, बी से ए में वाटर का फ्लो होगा कि ए से बी में वाटर का फ्लो होगा? A to B. रीजन, Higher potential to lower potential. फ्लो होता है। देखो आपने एक वर्ड बोला हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
किसी भी चीज का फ्लो होता है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी किसी भी चीज का फ्लो होता है। आप किसी साधु महात्मा से जाएंगे, उनके पास एनर्जी हाई है, इसलिए वो हाथ को ऐसे करते हैं, आप उनके सामने ऐसे हाथ नहीं कर सकते, आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनसे एनर्जी लेवल ज्यादा, आप उनसे एनर्जी लेने वाले। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो ऐसे करेगा या वो ऐसे करेगा, जिसके पास एनर्जी कम होगी वो ऐसे रखेगा, ठीक है। तो वाटर फ्लो हमेशा किधर से किधर होगा? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक वही काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो हम बोलेंगे जिस ऑब्जेक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज स्टोर ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, तो हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज्यादा। और हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह से वाटर इलेक्ट्रिक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो फ्लो हो रहा था वो किस फॉर्म में हो रहा था? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, H2 के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर जो चार्जेस है दे विल बी सर्विंग एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और वाटर कब तक फ्लो होता रहता है? जल्दी से बताइए, कब तक दोनों में इक्वल हो जाए तब तक। जब तक वेरी गुड। तो ठीक इसमें भी यही होगा कि चार्ज जैसे जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होगा, इधर का ये कम होता जा रहा है और दूसरे में बढ़ता जा रहा है। तो जिस टाइम पर दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल हो जाए, दोनों के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस, ये मत सोचना इसमें कम ज्यादा होगा, लेवल की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ चार्जेस भी, ठीक है। तो जब तक दोनों के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्ज, एक्चुअल वर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या बोलेंगे हम कि फ्लो होता रहेगा, तब तक जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे किस चीज का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा काम, दो काम क्या हो गए? पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में किस चीज से शो किया जाएगा कि हाउ मच चार्ज इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, सो दैट चार्ज कैन बी फ्लोन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इसका काम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का काम क्या हुआ? चार्ज को मूव करवाना। सभी लोग क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम चार्ज को मूव कराना, ठीक है। एक और इसका मतलब क्या? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी डिसाइड कर रहा है क्या कि ए से बी में जा रहा है कि बी से ए में जा रहा है, या बराबर है तो नहीं जा रहा है? यस सर। तो इसका मतलब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फर्स्ट इट विल मेक द चार्ज फ्लो, ठीक। सेकंड, एंड इट विल आल्सो डिसाइड फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन चार्ज शुड फ्लो। तो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई कि चार्ज कितना स्टोर है और उसको फ्लो करवाना है। इसका काम जो डिसाइड कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ चार्ज को मूव करवाना है वो डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब यहीं से हम एक चीज यहीं पे भी छोटी सी क्लियर कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो क्या आराम से समझ में आ जाएगा क्या कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं इसको V1 को 10 वोल्ट बोल दूं, यानी कि सभी चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख रहे हैं, बाद में भी वापस डिस्कस करेंगे कि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन ये 10th लेवल पे आप सब कुछ पढ़ रखे हैं तो मैंने इसलिए डायरेक्ट इसकी यूनिट यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं बोल दूं इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर्ड ज्यादा है, तो मैंने बोल दिया लेट्स सपोज 10 वोल्ट है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो VB लिखूंगा, खुद बताइए इट शुड बी ग्रेटर देन टू 10 वोल्ट और लेस देन टू 10 वोल्ट? लेस देन 10 वोल्ट। तो मैंने इसको लिख दिया मान लीजिए 4 वोल्ट समझने के लिए। तो बता सकते हो क्या कि इन दोनों के पोटेंशियल्स में कितने का डिफरेंस है? 5/6 वोल्ट है जी, 6 वोल्ट का। क्या किया आपने? माइनस 6 वोल्ट का डिफरेंस। इस 6 वोल्ट के कारण ही अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो क्या चार्ज फ्लो होगा क्या? जैसे ही कनेक्ट कर दूं, किधर से किधर होगा? ए से बी में, A to B। और कब तक होता रहेगा? जब तक V और B कितना ना, जब तक इक्वल ना हो जाए। कितने होने चाहिए इसके हिसाब से बताइए?
5 7 7 7 10 से 7 अगर ये 1 वोल्ट नीचे हुआ तो ये 1 वोल्ट ऊपर बढ़ गया, बिल्कुल ठीक। 10 वोल्ट से ये 1 वोल्ट नीचे गया, क्या ये 1 वोल्ट इधर ऊपर बढ़ गया? यस और नो? Yes, sir. तो ये हो गया 9 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट। अभी इक्वल हो गए क्या? नो No, sir. अब ये इससे एक नीचे और जाएगा तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट और ये एक से ऊपर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 फिर ये एक और नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 7 क्या दोनों बराबर पे आ गए क्या? यस तो ये सर। कितना हो गया? 7 वोल्ट। वीबी कितना हो गया? 7। तो क्या हमने बोल दें क्या कि ये दोनों बच्चे, ये दोनों ऑब्जेक्ट बराबर इक्वल पोटेंशियल रख रहे हैं, दोनों के का पोटेंशियल लेवल बिल्कुल सेम है, दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है। यस और नो? तो बताओ इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 वोल्ट। ठीक है, तो 0, सिंपल सी बात है। तो यही सब कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं। आप अगर मेरे से पूछो तो ये ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया, बस इतने से लेवल पे आपने ऑलमोस्ट इसके सभी कॉन्सेप्ट सीख लिए। बस अब मैथमेटिकल रिलेशन करवाने बाकी है कि क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं V का रिलेशन Q के साथ है, तो कैसे? तो चार्ज फ्लो कौन कर रहा है, मतलब कौन सी चीज मूव कर रही है? चार्ज मूव कर रही है। तो चार्ज मूव कर रही है तो Q आना चाहिए कहीं ना कहीं पे, और वर्क डन होना है तो W को रिलेट करना है V के साथ। तो इनके अंदर ही एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं आगे चल करके, जो आप 10th क्लास में कर चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्ट वापस बता रहा हूँ। W = QV जूल आप लेकर के आने वाले हो, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन की एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो यहां से हम ऑब्टेन करेंगे ये बेसिक फॉर्मूला V = W/Q, वोल्टेज वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, ऐसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच विल डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड द पॉइंट व्हिच विल बी हैविंग द मोर पोटेंशियल, from that side the charge will flow from that point where the electric potential is less. So electric potential difference is defined as the flow of charge from one point to another, and charge will always flow from higher potential to lower potential there. This is the potential difference. हाँ भाई, कितनों को ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक। So now let's start the main important thing, जहां से हमें स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से मैं वापस वही एग्जांपल देता हूं ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान हो। कौन सा? हमने अभी तक 11th ग्रेड के अंदर जो एनर्जी पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, वो जनरली अपने पर रखी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको दुनिया में कभी भी किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल, XYZ, कोई सी भी हो, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी हो तो आप सबसे पहले जिस भी कॉन्सेप्ट को रीड कर रहे हैं उसका वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, और किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो चीज मूव होनी चाहिए। तो ग्रेविटी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड होगा? उसके मास से, तो वो मास को आप मूव करवा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पे भी एनर्जी का निकालने का कॉन्सेप्ट हो, आप हमेशा इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें वर्डिंग फॉर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक फॉर्मूला, और प्रॉपर फॉर्मूला वो डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस अब छोटा वर्ड हो चुका है, वो 9th में पढ़ते थे, आप 11th में पढ़ चुके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जनरली फिर 11th के अंदर अगर आपने और ढंग से करा हो तो आपने ये देखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ F dx, और ज्यादा अच्छे से बोलूं तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। तो कहीं पे भी वर्क डन हो, अगर वेरिएबल फोर्स है
तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। कांस्टेंट फोर्स होगा तो ये फोर्स बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, और ये ds जो है वो बन जाता है s, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरह से, यही फॉर्मूला जो आता है वो इसी से आया। कांस्टेंट होगा तो फोर्स बाहर आ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा fs fds cos थीटा cos 0 fds बच जाएगा। अपोजिट होगा तो fds cos 180 माइनस fds बन जाएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कोई वर्क डन हुआ नेगेटिव पॉजिटिव 0 वर्क डन। ये सब कुछ इसी बेसिक फॉर्मूले से निकाले जाएंगे। जिस टाइम पे आप जिस भी मेथड से वर्क डन निकाल लें, वो वर्क डन ही रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो बुक्स के अंदर जनरली प्रेफर डेल्टा यू ही करते हैं, और मैं लिखते टाइम पी डॉट ई लिख देता हूँ, जिससे थोड़ा सा मुझे भी और आप लोगों को भी समझ में आता रहता है। तो दोनों वर्ड हम प्रेफर कर सकते हैं साथ के साथ साइमल्टेनियसली, डेल्टा यू या पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली कोई सा भी एक सिंबल पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो भी आप वर्क डन निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, ये फोर्सेस जनरली, या फिर आप ये भी बता सकते हैं आप किसके कारण निकाल रहे हैं। तो जनरली जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे अगर मेरे को ग्रेविटेशनल की बात करनी हो या स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी हो, इन दोनों को समझ के उससे रिलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट m मास का, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, तो ये मैंने बोल दिया fg इज इक्वल टू f ग्रेविटेशन इज इक्वल टू mg। अब इसको अगर मुझे h हाइट तक पहुंचाना है, यहां से h हाइट तक, तो मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अपने हाथों का फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मैं मैग्नीट्यूड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, तो एक तरह से माइनस जे कैप में, जबकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है ऊपर प्लस जे कैप में। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इसको उठाने के लिए कोई कहेगा सर एक्सटर्नल से ज्यादा भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पर हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वर्क डन शुड बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये भी देखते हैं कि जहां पर कुछ दूसरी एक दो फैक्टर की कोई सा फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो इन 2-3 फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन दी जाती है तो वे दी जाती है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड नॉट डिपेंड ऑन पाथ, दे शुड डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने का तरीका, किसी भी पाथ से लेकर के जाओ आप, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने भी पाथ से लेके आओ, वर्क डन शुड बी सेम। या तीसरा तरीका, आप किसी क्लोज पाथ के अंदर ए से बी और बी से ए किसी भी XYZ पाथ से लेकर के आओ, अगर क्लोज पाथ बना दिया तो अगर उसका वर्क डन 0 है तो उसमें इन्वॉल्व जो भी फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इसी वजह से होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को ए से h हाइट बी पॉइंट तक किसी भी पाथ से लेकर के आओ और बी से ए पॉइंट पर वापस किसी भी पाथ से लेके आओ, द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर बोल रहा हूं मैं, ड्यू टू ग्रेविटी नॉट एक्सटर्नल फोर्स, work done due to gravity will be 0 during the closed path, hence gravitational force are conservative। तो जब कंजर्वेटिव होंगे तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कोई नेट एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो जाए। नेट एक्सेलरेशन कब आएगा? जब कोई नेट फोर्स हो। अगर कोई एफ नेट होगा सिस्टम में तो हमेशा m इंटू ए, उसमें एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा, और एक्सेलरेशन क्रिएट होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बस इसको उठाने के लिए एफ एक्सटर्नल को जस्ट इसके बराबर लगा दिया, या इससे मामूली सा, इससे इतना सा ज्यादा 0.001 टाइम्स ज्यादा ही हमने इससे फोर्स लगाया। यानी कि मान लीजिए नीचे लग रहा था 10 न्यूटन, तो हमने इसके ऊपर 10.0000001 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिससे एफ एक्सटर्नल जो किसके बराबर हो चुका है मैग्नीट्यूड इससे, और इसके कारण इसको इतनी धीमी तरीके से, इतना स्लो मोशन में इसको ऊपर लेकर के जाएंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, ताकि एफ नेट हमेशा क्या बना रहे, एफ नेट प्रोड्यूस ना हो, 0 बना रहे। 0 बना रहे इसका मतलब उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ऊपर लेकर के जा रहे हो किस फोर्स के थ्रू लेकर के जा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू।
तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, क्यों एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको हाथ से कहीं किसी भी पॉइंट पर छोड़ दिया तो ये वापस नीचे आ जाएगा, तो जैसे ही नीचे आ रहा है इसको रोकने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर ले जाने के लिए। तो इस वजह से अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अगर कैलकुलेट करना है तो क्या बोलूंगा, WAB is equals to F external डॉट S वेक्टर। F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड A डॉट B S, और ऊपर ले जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है और फोर्स भी ऊपर लग रहा है, दैट्स व्हाई cos 0। F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ mg, तो ये हो गया fg के बराबर। fg कितना होता है mg, और s कितना है यहाँ पे h, तो इस तरह से आता है mgh। तो यहां पर कौन ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी काम कर रही है, m, तो जो काम m कर रही है वही काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम करेगी q, चार्ज विल एक्ट एज मास। ठीक है, यहाँ पे g एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g किस चीज को, या g और h इनका कॉम्बिनेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटी का इफेक्ट कहां तक है, h हाइट तक है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को g h और इनके कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही यहां पर ग्रेविटेशन, वहां पर कौन सा फील्ड काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन तो g की जगह आ जाएगा। जैसे अगर g इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है तो यहां पर g की जगह, m की जगह तो आ जाएगा q, और g की जगह आ जाएगा e, और h एक तरह से जिस डिस्टेंस तक मूव किया गया ऑब्जेक्ट को, तो जिस डिस्टेंस तक मूव किया गया चार्ज को, तो इसका मतलब फॉर्मूला हमें मिलना चाहिए। अगर मैं इसको बिल्कुल एनालॉगी कर दूं तो ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू QED मिल जाना चाहिए, F इज इक्वल टू QED, और बाद में देखोगे आप V इज इक्वल टू ED में एक रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा आपको वेट, जहां से E इंटू डी हो जाएगा V, और ये रिलेशन आपने 10th में पढ़ा हुआ है, Q इंटू V, देखो Q इंटू V, ये इस तरीके से कुछ काम करता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं कि किस तरह से ग्रेविटेशनल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो ठीक वैसे ही स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है। ये मैंने स्प्रिंग बोल दी, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो ये रेस्ट पर है। अब जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ये मुझ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है फिर भी मैं इसको इधर आगे की तरफ कंप्रेस करता जाऊं तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। कितनी देर तक लगाना पड़ेगा, जितनी डिस्टेंस तक मुझे इसको लेके जाना है। तो अगर मैं W स्प्रिंग पूछूं तो वो भी क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, इधर कौन फोर्स लगा रही है, F स्प्रिंग, सो F एक्सटर्नल इनटू ये x डिस्टेंस एक तरह से, फिर F एक्सटर्नल जो आपने पढ़ा था kx होता है, और फिर इसको इंटीग्रेशन में क्योंकि वेरिएबल फोर्स होता है तो हाफ kx स्क्वायर इसका रिजल्ट आता है, k हुक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ कुछ काम अब यहां पर हो रहा है चार्ज पर। ठीक है, किस तरह से हो रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द सोर्स चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज ने क्या कर रखा होगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रखा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसको बाय डिफॉल्ट मैं पॉजिटिव मान लूं, या शुरू में अभी थोड़ी देर के लिए आपको बता देंगे, लेट्स सपोज मैं किसी टेस्ट चार्ज Q को लेकर के आ गया, अभी मैंने अगर इनको बताया नहीं कैसा है, और इसको अगर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन फील हो रहा है इस सिस्टम के अंदर आते ही, इस स्पेस में, इस रीजन के अंदर आते ही इसको अगर रिपल्शन फील हो रहा हो, तो इसका मतलब ये कंपलसरी हो चुका है कि कैपिटल Q एंड स्मॉल q बोथ शुड हैव द सेम चार्ज, वेदर दे बोथ शुड बी पॉजिटिव, बोथ शुड बी नेगेटिव। तो अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको बोल देता हूं, लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, और इसको टेस्ट चार्ज मान लेता हूं Q0, एंड इसके अंदर अब एक दूसरा एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि Q0 जो हमने पहले भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q0 शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, व्हाई, सच दैट कि इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इस दूसरे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। सो दैट्स व्हाई हम जो ये बोलते हैं कि जो भी टेस्ट चार्ज आप यूज में लेकर के ले रहे हो उसका खुद का मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक,
तो जैसे ही अब इसको लेकर के आए तो ये प्लस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। और हमारा काम है चाहे कुछ भी हो इस साले को यहां तक किसका दो, किसका हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक धक्का देना पड़ेगा इस पे, इधर उल्टी तरफ जिधर रिपल्शन लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जिसको मैं सिंपली ELECT लिख देता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स, ये तो लग रहा है इधर दूर की तरफ अवे, इसको इस x डिस्टेंस तक लेकर के आ जाऊं या r डिस्टेंस तक या d डिस्टेंस तक लेकर के आ जाऊं, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। और तब जाकर के ये Q0 यहां पर आ पाएगा। और ये यहां पर तब तक ही बना रहेगा जब तक आपने वो हाथ से पकड़ रखा है। हाथ से पकड़ने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई कर रखा है। जैसे ही आपने हाथ हटाया, जैसे ही आपने यहां से हाथ हटाया, ये तुरंत इधर आएगा, वो Q0 वापस से ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब आपने जो इसको फोर्स लगाया, मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए इसको इधर लेके आ रहा हूं जबरदस्ती, ये जाना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती इसको यहां लेकर के आया और जैसे हाथ हटा दूं तो वापस यहां जाना चाहिए। इसका मतलब जो भी अभी ये यहां आ क्यों पा रहा है, मैं अपनी एनर्जी का यूज करके अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तब जाकर के ये यहां आया। तो ये यहां पे था, मैंने अपनी 10 जूल एनर्जी इस पर लगाई और ये यहां पे आ पाया। तो इसका मतलब मेरी 10 जूल एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो गई, इस ऑब्जेक्ट में। जैसे ही मैं वो हटा दूंगा, इसी 10 जूल एनर्जी का यूज करके ये वापस पीछे आ जाएगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर हम इसको डी डिस्टेंस तक लेकर के आए, तो जो भी इस एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया डी डिस्टेंस तक आने में, वही इस Q0 चार्ज की क्या स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, सो व्हाट शुड बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? इट शुड बी F एक्सटर्नल डॉट D वेक्टर। अब थोड़ी देर के लिए इसको F और D ध्यान से देखो कि इसमें हमें इस डायरेक्शन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बस ये देखनी F किधर लग रहा है, इधर। क्या डिस्टेंस भी इधर ही आगे की तरफ ही बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। तो इसका मतलब कॉस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं तो F एक्सटर्नल इंटू D। क्या F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या बिल्कुल और बिल्कुल F इलेक्ट्रिक के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, F इलेक्ट्रिक और F इलेक्ट्रिक इंटू D। और F इलेक्ट्रिक, अगर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड है साहब, तो F इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड शुड बी QE वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Q तो वैसे ही बाहर आ जाएगा और इसका E का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, QE। क्या सभी की सभी स्केलर क्वांटिटीज आ गई? बिल्कुल आ गई, और आने भी चाहिए, क्योंकि W वर्क डन एक स्केलर